हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम गॉस लॉ के नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे जो कि है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फेयर। ठीक है, लास्ट का जो अपना एप्लीकेशन था वो था स्फेरिकल शेल या होलो स्फेयर, लेकिन अब अपना जो स्फेयर है वो कैसा है, सॉलिड स्फेयर है। लेकिन सॉलिड स्फेयर के में आपको दो कैटेगरी देखने को मिलेंगी, एक तो होगा आपका कंडक्टर और एक होगा आपका नॉन कंडक्टर। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड स्फेयर जो कि कंडक्टर है और उसके बाद में हम पढ़ेंगे सॉलिड स्फेयर जो कि आपका क्या होगा, नॉन कंडक्टर होगा। ठीक है, और अगर बात करें होलो की, तो होलो वाला जो केस हम होलो में अगर कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, दोनों ही केसेस के अंदर जो हमने पहले वाला डेरिवेशन किया था वही वैलिड होता है। ठीक है, अब देखिए सॉलिड के अंदर क्या होगा। सॉलिड के अंदर क्या होगा, पूरा अंदर से भरा होगा, लेकिन अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में हमने एक बात डिस्कस करी थी कि कंडक्टर को अगर आप चार्ज दोगे या कंडक्टर को आप चार्ज करोगे, इलेक्ट्रीफाइड करोगे, तो उसमें जो चार्ज होगा ना वो कहाँ पर अवेलेबल होता है। तो एक बात ध्यान रखना, कंडक्टर में हमेशा चार्ज उसके सरफेस पे अवेलेबल होता है। ठीक है, कंडक्टर में चार्ज कहाँ अवेलेबल होगा, उसकी सरफेस पे होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। सरफेस पे चार्ज होने का मतलब क्या है, सरफेस पे चार्ज होने का मतलब ऐसा नहीं है सपोज ये आपका कोई मटेरियल है, इसके सरफेस पे चार्ज है, तो सरफेस पे चार्ज ऐसा नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर पाउडर डाल दूं मान लो, तो पाउडर सरफेस पे होगा, उसको हम साफ़ कर सकते हैं। ऐसे सरफेस पे चार्ज नहीं होता पाउडर की तरह। होता क्या है, सपोज अगर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर वाली सरफेस है, इस सरफेस पे जो एटम्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन को सरफेस के ऊपर ऐसे ही पड़े हुए नहीं है खुले में, वो ऊपर ही ऊपर जो लेयर सरफेस है, सरफेस में ऊपर ही ऊपर जो एटम्स होंगे उनके अंदर वो चले जाएंगे। ठीक है, या वहाँ पर जो उनको जगह मिलेगी वहाँ पर वो सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सरफेस पे ऊपर चार्ज होना। ठीक है, उसके बाद देखिए सपोज इसकी रेडियस हम कितनी लेते हैं, रेडियस हमने ले ली r। अब इसमें भी तीन केस बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेयर। तो अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, सो अगर हम बात करें आउटसाइड तो इसमें भी क्या होगा, आउटसाइड में अगर हम फाइंड करेंगे तो हम किसी रेडियस, हम डिस्टेंस r पे जाएंगे और वहाँ पर हम क्या ड्रॉ कर देंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, KQ/r² आएगा। मेथड क्या यूज़ होगा, जो हमने होलो स्फेयर में यूज़ किया था वही मेथड यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पर हम एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगे, यहाँ वाला जो एलिमेंट की डायरेक्शन भी इस तरफ होगी, एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा, सारी गॉस लॉ वगैरह लगाएंगे तो चीज़ें वही आएंगी। क्यों, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर सपोज इस पर चार्ज कितना हमने दिया, +Q चार्ज, तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, Q है, तो आपका आंसर यही आएगा। अगर हम बात करें एट सरफेस, तो एट सरफेस भी आपका क्या होगा, E इतना ही होगा, बस R की जगह आप क्या पुट कर दोगे, R पुट कर दोगे। ठीक है, और अगर बात करें इनसाइड स्फेयर, तो सरफेस इसके अंदर बात करें तो अंदर के लिए हम गॉसियन सरफेस कहाँ ड्रॉ करेंगे, अंदर ड्रॉ करेंगे। और क्या गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, तो हम बोलेंगे चार्ज नहीं है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब जो हमने स्फेरिकल सेल के लिए डेरिवेशन किया था, सेम डेरिवेशन या सेम आंसर्स इसके वही आएंगे, सेम आएंगे। अगर ग्राफ की बात करें विथ r, तो ग्राफ भी सेम वैसा ही होगा। यहाँ पे ग्राफ ये हो जाएगा आपका सीधा, और फिर यहाँ पे पीक वैल्यू जाएगी और फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम टू सेम वही डेरिवेशन है, तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस करने वाला कौन सा होता है, यहाँ पर डिस्कस करने वाला होता है जब आपका ये कंडक्टर ना होके क्या हो जाए, नॉन कंडक्टर हो जाए। नॉन कंडक्टर हो जाए तब हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या फ़र्क होता है नॉन कंडक्टर और कंडक्टर में, तो इस चीज़ को देखिए। कंडक्टर जब नॉन कंडक्टर होगा, नॉन कंडक्टर पे जो चार्ज होता है वो पूरे स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, एक बार ये अंदर वाला क्वेश्चन सरफेस से हटा देते हैं। अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, पूरा का पूरा चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा Q चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अगर आपका स्फेरिकल शेल था तो पूरा चार्ज कहाँ पर था, सरफेस पर था, क्योंकि अंदर तो कोई मटेरियल ही नहीं है। उसके बाद जब हमने बात करा सॉलिड में अगर कंडक्टर है तो भी पूरा चार्ज बाहर होगा। क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर
कोई भी चार्ज नहीं होता, हमेशा उसका चार्ज सरफेस पे होता है। और नॉन कंडक्टिंग में क्या फ़र्क आ गया, नॉन कंडक्टिंग में चार्ज जो है पूरा इस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर आउटसाइड की बात करें यहाँ पर, तो आउटसाइड में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि इस जो Q चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट तो पूरे में हो गया, लेकिन गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q चार्ज है। तो इस गॉसियन सरफेस को तो कोई मतलब नहीं है ना कि चार्ज कहाँ पड़ा है, चार्ज यहाँ है यहाँ है, मतलब इसके है तो इसके अंदर ही पूरा। तो आउटसाइड के लिए E की वैल्यू यही आने वाली है, ठीक है। उसका डेरिवेशन भी वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था। अगर बात करें एट सरफेस की, तो यहाँ भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सरफेस पे आपका E कितना होगा, KQ/R² होगा, ठीक। दिक्कत कहाँ आएगी, इनसाइड। तो इनसाइड द स्फीयर की हम बात करेंगे, ये डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा। इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर अगर आप डेरिवेशन करोगे तब चीज़ें क्या होंगी, बदल जाएंगी। कैसे बदलेंगी अभी देखते हैं। तो अगर इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें गॉसियन सरफेस कहाँ ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस उसके अंदर ड्रॉ करनी पड़ेगी। सपोज यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, तो हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ये वाले, ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। और गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर कोई एक एलिमेंट चूज करेंगे, ठीक है। और इस एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर इस तरफ, और ये जो ds हमने यहाँ पे लिया है उसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, इस तरफ ही होगी। एंगल यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा। अब बातें वही हैं, क्या करेंगे हम, हमें गॉस लॉ लगाना है, तो अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ में हम क्या लगाते हैं, पहले तो पूरा फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, मतलब E ds cos थीटा इज इक्वल टू Q, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, Q नॉट लिखते हैं या Q इन लिखते हैं, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए E तो बाहर आ गया, क्योंकि गॉसियन सरफेस क्या है, सिमेट्रिक में है, तो हर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। ds cos थीटा ये कितना हो गया आपका, 1 हो गया, क्योंकि थीटा कितना 0 डिग्री, और इंटीग्रेशन ds, तो इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ आपकी दिक्कत एक ही जगह आएगी, वो आएगी Q इन निकालने में। Q इन क्या होता है, Q इन होता है गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो अब क्या है, जो Q चार्ज है वो पूरे स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हमें जो चार्ज निकालना है वो इस सरफेस के अंदर कितना है वो निकालना है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्यूम का। तो हमें पता है कि अगर मैं बात करूँ 4/3 पाई r क्यूब, इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है, पूरे वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है, आप बोलोगे Q चार्ज है। इतने वॉल्यूम में अगर Q चार्ज है, हमें कितने वॉल्यूम में चाहिए, हमें तो इसमें चाहिए जिसकी रेडियस कितनी r, तो 4/3 पाई r क्यूब इस वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा। तो सीधा सा वही यूनिटरी मेथड, क्या करते हैं, अगर मान लो आपको बोल रहा है कोई कि 5 पेन के 20 रुपीज़ है, तो 3 पेन के कितने रुपीज़ होंगे, आप क्या करते हो, 20 को इससे डिवाइड करते हो, इंटू करते हो 3 से, ये यूनिटरी मेथड है अपना। तो इतने वॉल्यूम में अगर Q चार्ज है तो इतने वॉल्यूम में कितना होगा, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ठीक है। और 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया QR² अपॉन R क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया चार्ज इनसाइड द स्फीयर। तो ये जो Q इन है, एक Q इन की वैल्यू हम रिपोर्ट कर देंगे ये वाली, तो क्या बन जाएगा आपका, ये दिख रहा है क्या, देखना एक बार, तो इस Q इन की जगह हम क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो ये आ गया QR² अपॉन R क्यूब। इस तरफ ds का इंटीग्रेशन पूरा S मतलब एरिया, किसका एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया, तो E इंटू 4 पाई R², क्या आ गया 4, अच्छा एक सेकंड, ये क्यूब है ना, ये क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, ध्यान रखना। तो R² से क्या होगा, ये क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, एक छोटा वाला R बच जाएगा। अब यहाँ से देखिए E कितना आ रहा है भाई, तो E आपका आ रहा है 4 पाई नीचे जाएगा, तो QR अपॉन 4 पाई, और ये एप्सिलॉन नॉट भी नीचे लिखेंगे हम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब।
ये आ गया आपका फॉर्मूला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पे एप्सिलॉन क्या होगा, के हो गया, तो KQ/R/R3 ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, इनसाइड द स्फीयर। अब हम इन तीनों फॉर्मूलों को एक साथ लिखेंगे और ग्राफ भी हम बनाएंगे। तो देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है इसका। तो इसको आप किस तरीके से नोट करोगे, सपोज ये आपका हो गया नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, दिस इज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, पूरे के अंदर चार्ज होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, और जिस पे चार्ज है कितना, +Q चार्ज। तो अगर बात करें इससे बाहर या डिस्टेंस अगर r हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो KQ/R²। इस पॉइंट पे कितना होता है, KQ/R²। और अंदर की बात करें यहाँ पर तो यहाँ होता है आपका KQ/R3। ठीक है, और अगर ग्राफ हम बनाना चाहें तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो यहाँ पर क्या है देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर R पे डिपेंड कर रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ आपका कैसा आएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा कि जब R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R होगी, तब तक ग्राफ क्या होगा, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी आपकी KQ/R²। उसके बाद ये वापस क्या होगा, वापस तो R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाला डेरिवेशन। ठीक है, थैंक यू।